नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अब से थोड़ी ही देर में भारत दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौशेरा में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में करेगा सुनवाई। 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी करेगी विचार। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक। जीएसटी दरों को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों पर हो सकता है मंथन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक का मकसद भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना। और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता यूएस ओपन का खिताब। फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को दी शिकस्त। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अबू धाबी के प्रिंस की भारत यात्रा के साथ। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर में क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। क्राउन प्रिंस राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही क्राउन प्रिंस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा का मकसद संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। क्राउन प्रिंस खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वे कई ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जिनमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौशेरा के लाम में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 और एक पिस्तौल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है सुरक्षा बलों की तरफ से और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब बात कोलकाता कांड से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मामले का स्वतः ही संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी विचार करेगी। और आप देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज में कि जो सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो अब दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने में। और इस सब के बीच 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को लताड़ लगाई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या को भयावह करार देते हुए चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने की बात कही थी। ज्ञानवापी वजूखाने के ASI सर्वे मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से याचिकाकर्ता राखी सिंह ने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ कर रही है। साथ ही वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का भी सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
और अब बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। राज्य में दूसरे चरण के तहत 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है। गौरतलब है कि राज्य में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और इस सबके बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। इस बीच प्रदेश में चुनावी मुद्दों को लेकर उमर अब्दुल्ला से खास बातचीत की हमारी सहयोगी रमा त्यागी ने। उमर अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ हैं जो लगातार प्रचार कर रहे हैं। उमर जी, कितनी सीटों का आपको उम्मीद है इस बार? हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि बहुमत हमारी होगी। सीटें कितनी होंगी वो वोटर तय करेगा। पोस्ट पोल अलायंस किसके साथ होगा? पोस्ट पोल अलायंस की जरूरत क्यों? हमने प्री पोल अलायंस किया है। हम उन दूसरी पार्टियों की तरह है नहीं जो चोरी छुपे अंदर से समझौता करें। हमने तो खुलेआम सबसे कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और हमने 2 सीटें जो हैं, एक सीपीएम के लिए, एक पैंथर पार्टी के लिए हम मिलकर लड़ रहे हैं। हमें पोस्ट पोल या कोई छुपी हुई अलायंस करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी जो सहयोगी है अलायंस प्रमुख कांग्रेस, वो जो आपके मुद्दे हैं उन पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तो बीजेपी वाले भी कौन से अपने यहाँ पे अलाइज जो हैं उनके मुद्दों पे खुल के बोल रहे हैं। हम अपने मैनिफेस्टो पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो पे, और अलायंस में तो ऐसा ही होता है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि आपको लगता है कि आपको बहुमत मिलेगा? कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेके आज लोग परेशान नहीं हैं, जिसके हवाले से हमने अपने मैनिफेस्टो में बात नहीं की। चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, बिजली का हाल हो, साफ पीने का पानी नहीं मिलता, सोशल वेलफेयर की स्कीमों को लेके हो, सेहत, तालीम, इन सब चीज़ों को लेके हमने लोगों की परेशानियों के बारे में बात की है और उनके इलाज का वादा किया है। आपकी जो पूर्व सहयोगी हैं महबूबा मुफ्ती, वो भी सवाल उठा रही हैं कि आप 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपने कहा था जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता है चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद आप 2 जगह से, क्या ये कुछ? उन्होंने तो कहा था कि जब तक 370 वापस नहीं आता वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, लेकिन पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी और हारी। तो उन्हें कम से कम मेरे बारे में ये कोई सवाल करने का हक नहीं है। वैसे भी जो असेंबली वो अपने बेटी के लिए सही मानती है, अपने मामे के लिए सही मानती है, अपने पार्टी के लिए सही मानती है, उस असेंबली को वो खुद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला जिनका कहना है कि वो बहुमत प्राप्त करेंगे, लेकिन कैसे, इसका उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है और जो उनका अलायंस सहयोगी है वही उनके जो मुखर मुद्दे हैं उन पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है। इसके साथ ही पूर्व सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी के भी कड़े सवालों का नेशनल कॉन्फ्रेंस को सामना करना पड़ रहा है और यही कहीं ना कहीं असुरक्षा नजर आती है कि वो 2 जगहों से एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का चुनाव हारने के बाद। कैमरामैन गुलजार के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, शोपियां। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए हर पार्टी, हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे ही हैं रामबन विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राकेश सिंह ठाकुर। राकेश सिंह ठाकुर से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। ये जम्मू का रामबन जिला है। हमारे पीछे जो चिनाब का तट है और इस वक्त रामबन विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राकेश सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो इस बार का जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 साल के बाद यहाँ चुनाव हो रहा है। क्या है आपका चुनावी एजेंडा? किस मुद्दे के साथ अब जनता के बीच में जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके 2024 तक जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए। आपने देखा कि 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ मिलिटेंसी होती थी, जम्मू कश्मीर में सिर्फ घोटाले होते थे। जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जम्मू कश्मीर में सिर्फ डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। आपने देखा अगर जम्मू से अगर रामबन पहले आते थे 4 से 6 घंटे लगते थे, आज जम्मू से रामबन आप 2 घंटे में पहुंचते। और जम्मू कश्मीर में
2014 से पहले यहाँ पे सिर्फ मिलिटेंसी होती थी। यहाँ पे लगभग अब अगर 1996 में अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार नहीं होती, शायद हम सब लखनपुर पार होते। आपने देखा हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए, अगर ये एनसी पीडीपी पार्टी ने अगर काम किए होते, उमर अब्दुल्ला साहब चुनाव नहीं हारते, महबूबा मुफ्ती जी चुनाव नहीं हारते। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, सिर्फ विकास के पास जम्मू कश्मीर के अगर करने वाली कोई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। जो आपके अगर इलाके की हम बात करें, यहाँ 2-3 बड़ी चर्चाएं हैं। आपके यहाँ बनने वाले टनल की चर्चाएं हैं, एक रेल की भी चर्चा है कि यहाँ रेल यहाँ तक पहुँची है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की चर्चा है। तो इन सब विकास के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, थोड़ा सा बताएंगे। मैं नाशरी की अगर बात करूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अगर यहाँ पे टंडल दिया, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया। पर्यटन के लिहाज से ये इलाका कैसा है, थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं। जम्मू कश्मीर हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग पूरी हिली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे टूरिज़्म बहुत अच्छा यहाँ पे बन सकता है। नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र, इनसे भी ये निवेदन किया कि रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म पे यहाँ पे हम काम करें, आने वाले जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है। और हमारे जहाँ पे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ पे जो नेशनल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यूथ को हम वहाँ पे हम एडजस्ट करें। और यही मेरी सभी जितने भी रामबन के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, रामबन से आप भारतीय जनता पार्टी का कमल को फूल को विजय करें और नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। जब उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो ये रामबन का इलाका पूरे टूरिज्म के क्षेत्र के रूप में यह इलाका विकसित होगा। इसके अलावा जो विकास कार्य की जो भी योजनाएं होगी उसे धरातल पर पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रामबन। और अब बात भेड़ियों के आतंक की। जी हां, उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक अब भी जारी है। इस विषय पर प्रभागीय वनाधिकारी यानी डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने कहा है कि हम थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वहां कुछ भी दिखाई देता है तो उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हमने भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। थर्मल ड्रोन चलवा रहे हैं, वहाँ अगर कुछ दिखता है तो उसको पकड़ने कार्रवाई की जाएगी। जो देख रहे हैं यहाँ लगभग 3 किलोमीटर के रेंज में यहाँ मिलता है और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पचदेवरी है, वहाँ इसी तरीके की लोकेशन है 3 किलोमीटर के बीच में, वहाँ भी इसे मिलता है। तो वहाँ तो सुबह ट्रेस कराया गया था, नहीं मिला। अब यहाँ देख रहे हैं, मिल जाए तो ठीक है। माद भी बना लेते हैं, उसकी वजह से भी ये शायद ट्रेस न हो रहा हो। और दरअसल ये बहराइच का जो पूरा इलाका है वो घाघरा नदी के कछार से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा इलाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करतनिया से जुड़ा हुआ है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें जंगलों की खाक छान रही हैं। लगभग 4 दिनों से भेड़ियों ने यहाँ किसी पर भी आक्रमण नहीं किया है, लेकिन ग्रामीण पहरा दे रहे हैं और लोगों को सचेत भी कर रहे हैं। महसी इलाका है जहां भेड़िया और आम आदमी के बीच संघर्ष है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई घायल हैं। लेकिन हम करतनिया घाट पर आए हैं और ये जो पूरा बेल्ट है, ये थारू जनजात के लोग बाहुलता में यहाँ रहते हैं। और आंबा है, बर्दिया है, कई गांव हैं। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बीच में गांव पड़ते हैं। लेकिन यहाँ इन लोगों के साथ संघर्ष नहीं होता है जो वन्यजीव हैं। हम जानते हैं कि क्यों बाबा, क्यों नहीं होता है संघर्ष? वो भी जानते हैं कि इधर नहीं आना है। हर आदमी को अपने अपने से बचाव रहता है, डर रहती है। 2-4 घटना हो चुकी है, बाघ मारा था 4-6 आदमियों को, मगर इधर साल भर से नहीं मारा है। 1 साल से ज्यादा हो गया है। यही जंगल में जैसे कई लोग को यहाँ पे मतलब मार चुका है। वो बाघ जो था वो अभी मर चुका है। अभी तेंदुआ आता है, कभी कदार यहाँ पे भी एक शेरनी आती है, तो वो आती है यही जंगल के दारे दारे घूम के अपना चली जाते। एक बार यहाँ पे भी आया था, मतलब तेंदुआ आया था, तो यहाँ पे एक कुर्सी उठा के चच्चा ने मतलब 2-3 कुर्सी मारा था आपके लड़के वो पोते ने ना, तब जाके वो बाघ भाग गया था। जंगल वाले जो सरकारी कर्मचारी है ना, वो सब यहाँ पे आते हैं, वहाँ यहाँ पे बैठते हैं। वो भी 10-11 बजे तक बैठते हैं, निकलते हैं, आते जाते हैं यहाँ पे। तो वो लोग भी थोड़ा सतर्क ही रहते हैं अपने तरफ से।
और वो लोग भी कहते हैं कि थोड़ा होशियार ही रहो। जानवर हैं उनको अगर छेड़ा न जाए तो टकराव न हो। छेड़ा जी तो सर में थोड़ी आ सकते हैं, देखा जाते हैं नदी पार घूमते रहते हैं, उधर चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ चीता, शेर और कई और जानवर यहाँ आते रहते हैं, लेकिन बीच कभी कोई जानवर दिक्कत करे अन्यथा कोई टकराव नहीं है। वो अपनी परिधि जानते हैं, ये अपनी परिधि जानते हैं, दोनों अपनी परिधि में अपनी सीमाओं में हैं, इसलिए टकराव की स्थितियां नहीं बनती हैं। वन विभाग के लोग भी इसमें तमाम लोगों को जागरूक रखते हैं और स्वयं भी यहाँ तक ड्यूटी करते हैं, इसलिए भी बहुत सारी चीजें अनुकूल है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, करतनिया घाट, बहराइच। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा आरएसएस पर टेक्सास में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के बारे में जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने होंगे। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने आरएसएस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चीन के ऊपर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चीन का जिक्र करके एक बार फिर देश को बता दिया कि उन्हें चीन से कितना प्यार है, जबकि पूरा देश चीनी सामान का बहिष्कार करने में जुटा हुआ है। देखिए, राहुल गांधी एक मृग मरीचिका में जी रहे हैं। उनको वास्तव में स्थिति का पता ही नहीं है और चीन का जिक्र करके उन्होंने एक बार फिर देश को ये बता दिया कि वो चीन से कितना प्रेम करते हैं, जबकि पूरा देश चीन से और चीन के सामान से उसके बहिष्कार में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हर साल लाखों रोजगार देश में सृजित हो रहे हैं और अगर आज रोजगार की कोई समस्या यदि है तो वो समस्या एक लंबे काल तक कांग्रेस ने देश प्रशासन किया। कांग्रेस इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाई कि जिस अनुपात में पॉपुलेशन बढ़ती है उस अनुपात में रोजगारों का सृजन भी हो। विपक्ष के नेता यदि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो जनता उसको देख रही है, समय आने पर निर्णय करेगी। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जम्मू पश्चिम सीट से भाजपा के उम्मीदवार अरविंद गुप्ता की नामांकन रैली में शामिल हुए। भाजपा ने जम्मू पश्चिम सीट से अरविंद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। बात जीएसटी की। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक आज नई दिल्ली में इस वक्त हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इस अहम बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए बनी मंत्री समूह की सिफारिशों को विचार विमर्श के लिए पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी दरों में बदलाव पर भी राज्य सरकारों के साथ चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर एक स्टेटस रिपोर्ट भी परिषद के सामने रखी जा सकती है। इससे पहले जीएसटी परिषद की इस साल जून में बैठक हुई थी। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे विदेश मंत्री की सऊदी अरब यात्रा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच चुके हैं। बैठक से पहले उन्होंने सऊदी राष्ट्रीय संग्रहालय और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव के बारे में पता चला, जो एक मजबूत संबंध विकसित करने की नींव के रूप में कार्य करेगा। बैठक का उद्देश्य भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और ये क्षेत्र भारत के मुख्य व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। खबर लखनऊ से है, जहां के ट्रांसपोर्ट नगर में एक इमारत के गिरने के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है।
लखनऊ प्रशासन ने हादसे का शिकार हुई इमारत के स्ट्रक्चरल ऑडिट के निर्देश दिए हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम बिल्डिंग निर्माण की गुणवत्ता जांच करेगी। विशेषज्ञों की ये टीम आज शाम तक लखनऊ पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर देगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण का यह भी कहना है कि इस बिल्डिंग के अचानक गिर जाने के कारण बगल में स्थित भवनों को भी क्षति पहुंचने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए इस इमारत के स्ट्रक्चर की जांच कराना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएगी जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, क्योंकि उनको ये आभास है या फिर अनुमान है कि इस स्ट्रक्चर के गिरने के बाद से आसपास के जो और भी भवन हैं उनको भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। खबर बिहार से है, जहां की राजधानी पटना में 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह सुबह हुई इस फायरिंग में से राजधानी दहल उठी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। वहीं मृतक की पहचान बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा के रूप में की गई है। आपको बता दें कि श्याम सुंदर बीजेपी से पटना सिटी चौक के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष रह चुके थे। सुबह लगभग 6:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि नई सड़क में सिटी फूड रेस्टोरेंट है, उसके सामने एक व्यक्ति की गोली मारकर जख्मी कर दिया गया, जिन्हें अस्पताल इलाज हेतु लाया गया था, परंतु इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही और अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया कि भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस साल 5 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल दूसरे भाग में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन किया जाएगा। भारत में जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंतर्गत अभी तक 5 बड़े यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का मौका हुआ है और इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। माइक्रॉन यूनिट जो गुजरात में लग रही है, उसी तरह टाटा के 2 यूनिट लग रहे हैं, एक सीजी पावर का यूनिट लग रहा है और अभी रिसेंटली हमने क्लियर किया है केन्स टेक्नोलॉजीज़ का प्रपोजल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो इस हिसाब से जो पहली बार जो है इंडिया में सेमीकंडक्टर का जो एक्चुअल उत्पादन भारत में बनने की अभी संभावना हुई है और अगले साल 2025 में दूसरे भाग में ज़रूर इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी। अभी तो पायलट मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू हो गई है कमर्शियल बेसिस पे। पहले पायलट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सेमीकंडक्टर चिप्स भारत से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने यह भी कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए विश्व के कई देशों के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। हम दुनिया के काफ़ी सारे देशों के साथ और खासकर लाइक माइंडेड देशों के साथ ऐसे कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ है। उसी तरह हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता हमने सिंगापुर के साथ भी किया हुआ है। इसमें जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए ख़ास कुछ मेजर्स लिए जाएंगे। उसी तरह एक्सपीरियंस शेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन
और स्किलिंग में खासकर कोलैबोरेशन हम करेंगे और इसके ज़रिए इंडिया में जो सेमीकंडक्टर भारत में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और कुछ एरियाज़ में जो है इंडिया भी सिंगापुर का मदद करेगी। ये एक म्यूचुअल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। और अब आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के कपड़ा उद्योग का आकार वर्ष 2030 तक बढ़कर $350 अरब का हो सकता है। इस दौरान करीब 3.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ की ओर से पिछले महीने जारी किए गए डेटा के मुताबिक कपड़ा और परिधान क्षेत्र का कुल निर्यात जुलाई 2024 में करीब $3000 मिलियन रहा। भारत का बैटरी विनिर्माण उद्योग एसीसी बैटरी और संबंधित घटक विनिर्माण क्षेत्र अगले 5 वर्षों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को हासिल कर सकता है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के अनुसार एसीसी विनिर्माण उद्योग में इस अवधि के दौरान 50,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक रूस के सोची में आयोजित की गई। श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर महेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक घोषणा के मसौदे पर विचार विमर्श में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने काम की बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल के पुनः कौशल और उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया। भारत का हाउसिंग सेक्टर अगले 3 से 5 वर्षों में 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने की उम्मीद है। इन्वेस्टमेंट फर्म जेफ्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से किए जाने वाले पूंजीगत निवेश में पिछले 5 वर्षों में 3 गुना का इजाफा देखने को मिला है। सरकार के सहयोग से निजी सेक्टर भी तेजी से पूंजीगत निवेश बढ़ा रहा है, जिसके कारण आने वाले वर्षों में हाउसिंग सेक्टर में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजार में सेंसेक्स डेरिवेटिव की दोबारा पेशकश में मिली कामयाबी के बाद बीएसई अपने 30 शेयर वाले इंडेक्स यानी सेंसेक्स को ऑफशोर उतारने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसई की सहायक कंपनी इंडिया INX को सेंसेक्स 30 डेरिवेटिव सौदों के लिए जुलाई में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी से मंजूरी मिल गई। इस सप्ताह बाजार में आईपीओ की भरमार रहने वाली है और निवेशकों को कुल 13 कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलेगा। ये 13 कंपनियां बाजार से 8,644 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ ला रही हैं। इस सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले कुल 13 आईपीओ में से 4 मेन बोर्ड और 9 एसएमई से जुड़े हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज खुलने के लिए तैयार है। निवेशकों के पास इसमें 11 सितंबर तक निवेश करने का मौका रहेगा। इशू के लिए प्राइस बैंड 66 रुपए से 70 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी का इरादा आईपीओ के जरिए 6,560 करोड़ रुपए जुटाने का है। विंडहैम होटल्स और रिसोर्ट के EMEA अध्यक्ष दिमित्रिस मानिकिस का कहना है कि कंपनी भारत में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में शामिल होने के लिए सही साझेदार खोज रही है। आपको बता दें कि विंडहैम होटल्स और रिसोर्ट्स प्रॉपर्टीज के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी होटल फ्रेंचाइजर कंपनी है, जो अब भारत के उदयपुर में अगले साल अपना पहला लग्जरी होटल लॉन्च करने जा रही है। सुजलॉन एनर्जी ने रेनॉम की 51% इक्विटी शेयर पूंजी हासिल कर ली है। सुजलॉन सौदे के शुरुआती चरण में 400 करोड़ रुपए में रेनॉम के 51% शेयर खरीदेगी। इसके बाद कंपनी की फाइलिंग के अनुसार 18 महीने की अवधि के भीतर 260 करोड़ रुपए में रेनॉम में अतिरिक्त 25% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। दुनिया भर में आज वर्ल्ड ईवी डे का 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। ईवी के इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी और क्रूड ऑयल की खरीदारी में कमी आएगी। इसलिए भारत सरकार ईवी उद्योग के विकास को बढ़ावा दे रही है और देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। मुड़ेंगे आगे। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत और हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का काम किया है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भी अपनी पुरानी आदत मतलब कि भारत और हिंदू संस्कृति को गाली देना, अपमानित करना उसे नहीं छोड़ते और इसीलिए आज फिर से एक बार राहुल गांधी ने अद्भुत ज्ञान दिया है। जो राहुल गांधी वैसे पहले कह चुके हैं कि मंदिर में जाने वाले लड़कियों को छेड़ते, वो कहते देवता का मतलब भगवान नहीं होता। राहुल गांधी जी, क्या किसी और धर्म के पैगंबर इष्ट भगवान के बारे में ये कह सकते हैं? आप कभी नहीं कहेंगे, परंतु ये केवल और केवल हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, और इसीलिए कभी कहते प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं,
प्रभु श्री राम को भी ये भगवान नहीं मानते। अब देवता भी भगवान नहीं होता, ये कह रहे हैं। भारत और अमेरिका आज से 24 सितंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपना अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह अभ्यास भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 20वां संस्करण है। युद्धाभ्यास का पिछला संस्करण साल 2023 में यूएसए के अलास्का में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और उनकी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना है। इस संयुक्त अभियान में कई उन्नत सैन्य रणनीति और समन्वित युद्धाभ्यास शामिल होंगे। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय आज से 13 सितंबर तक नई दिल्ली के यूएसआई में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 5 दिनों तक चलने वाला ये विकास सह परिचय कार्यक्रम तीनों सेनाओं के मेजर जनरल और समकक्ष अधिकारियों के साथ साथ रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। कोर कार्यक्रम का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना और युद्ध परिचालन वातावरण की विस्तृत समझ बनाने के लिए विभिन्न सेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना है। कार्यक्रम में युद्ध की बदलती प्रकृति, वैश्वीकरण और परस्पर जुड़ाव, दुनिया में हाल ही में चल रहे संघर्षों से सबक, गैर गतिज युद्ध का प्रभाव, साइबर एवं सूचना युद्ध और सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वायत्त प्रणालियों को अपनाने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। देश भर के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जताई है। वहीं उत्तर प्रदेश और ओडिशा में आज तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार जताए हैं। आज से 11 सितंबर तक गुजरात, कोंकण, गोवा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। 10 से 12 सितंबर तक झारखंड, बिहार में अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। और अब बात गणेशोत्सव की। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भक्तगण अपने अपने घरों में भगवान श्री गणेश की स्थापना के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर और लालबागचा राजा गणपति मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने श्रद्धाभाव से लालबाग के राजा की वंदना की। 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेशोत्सव में भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुरूप गणेश की स्थापना करते हैं। तो पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है। श्रद्धालु जोर शोर से इसकी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और खासकर मुंबई में इसको लेकर काफ़ी एक उत्साह का माहौल तमाम भक्तों के बीच में। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे वो लालबागचा राजा की बात हो, सिद्धिविनायक मंदिर की बात हो, इन तमाम जगहों पर और छोटे छोटे और भी तमाम जगहों पर गणेश की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव तस्वीरें नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से। 2 वैश्विक नेता अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद दोनों ही देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी बातचीत होगी। तमाम एक बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इनके साथ भारत आया हुआ है, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता में चाहे वो रक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, व्यापार की बात हो, कल्चरल टाइज की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में बातचीत होने की उम्मीद की जा रही है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों देशों के संबंध, हम जानते हैं कि भारत और संयुक्त अमीरात के बीच 1972 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुए थे
और तब से लेकर अब तक लगातार दोनों देशों के संबंध जो हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में भारतीय जो प्रवासी हैं वो संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, अबू धाबी में रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा काफ़ी वहाँ पे तादाद में है, काफ़ी भारी तादाद में है। और अभी बीते दिनों ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे तो किस तरह से तमाम विषयों पर बातचीत हुई थी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आपसी बातचीत, आपसी मुलाकात नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में इस वक्त हो रही है। और एक बहुत बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत आए हुए हैं। कल वो मुंबई जाएंगे, जहां व्यापार जगत के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उनके साथ भी उनके मिलने का कार्यक्रम है। और अगर व्यापार की बात की जाए तो भारत के बुनियादी क्षेत्र में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई हुई है संयुक्त अरब अमीरात ने। और हम जानते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं हम उनका इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे, जहां तमाम क्षेत्रों के साथ साथ हम जानते हैं कि जो वहाँ जो अक्षरधाम मंदिर है उसकी वहाँ पे स्थापना की गई थी। उसके उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा थी। और अब उसी दौरान जब प्रधानमंत्री गए थे तो प्रधानमंत्री ने वहाँ के क्राउन प्रिंस को इनवाइट किया था कि आप भारत आइए और यहाँ की जो चीज़ें उसको आप देखिए, समझिए। तो उसी कड़ी में जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। पहली ये उनकी आधिकारिक यात्रा है और इस दौरान बहुत सारे अहम क्षेत्रों में बातचीत होने की उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अमृतपाल, किन किन क्षेत्रों में जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो और आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है? हम अमृतपाल के पास चलेंगे, चूंकि इस पूरे इवेंट को वो कवर कर रहे हैं, चूंकि वहाँ पे वो आए हुए हैं और क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है उस पर वो लगातार अपनी निगाह बनाए हुए। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की। और अगर आपको थोड़ा बैक आपको ले चलूँ तो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जी हाँ IMEC, इसको लेकर बातचीत हुई थी। और भारत की ये कोशिश है कि मिडल ईस्ट के जितने भी क्षेत्र हैं और उसके आगे बढ़कर हम एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएं, ताकि जो ट्रेड की जब बात आती है तो भारत के जो व्यापार हैं, जो व्यापारिक प्रोडक्ट्स हैं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरह से एक मार्केट उनको मिले, हम वहाँ तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचा सकें। और वहाँ के चूँकि भारत एक बहुत बड़ा एक मार्केट है उनके लिए, उन तमाम देशों के लिए जो खाड़ी के मुल्क हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के बाज़ार में आए। तो ये इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल, इसकी शुरुआत की गई थी। इसको लेकर क्या कुछ बात आगे बढ़ी है, इसको लेकर बातचीत होगी। और इसकी जो बात हुई थी वो G20 के दौरान साल 2023 में, यानी कि बीते साल ही की गई थी। और 2022 और 2023 में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में जो चौथा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI है उसके रूप में अपना योगदान किया था। जी हाँ, चौथा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी देश का है तो वो संयुक्त अरब अमीरात का है। और इसके संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE ने, भारत का जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र है उसमें 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हैदराबाद हाउस से, जहां दोनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर के बाद दोनों नेताओं की जो द्विपक्षीय मुलाकात और जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है वो होगी। क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है इस पर हमारी निगाहें बनी होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, दोनों देशों के संबंध काफ़ी पुराने हैं। ऐसे में बीते वर्षों में, बीते महीनों में हमने देखा PM वहाँ गए थे, तमाम सारे अहम विषयों पर बातचीत हुई। इस यात्रा से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये काफी अहम यात्रा है क्योंकि पहली यात्रा है एज क्राउन प्रिंस इनकी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की। वो एक बड़ी डेलीगेशन लेके आए हैं जिसमें उनकी काबीना के मंत्री हैं, उनके तमाम वुज़रा हैं, बिजनेस डेलीगेशन है। आज जो मुलाकात हैदराबाद हाउस में हो रही है वो बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1-on-1 मीटिंग है, फिर डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं।
जिनमें उनके मंत्री रहेंगे, इधर भारत के मंत्री भी रहेंगे। पूरा जो गैमेट है बायलैटरल रिलेशंस का वो डिस्कस होगा। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल रिलेशंस, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दिया जाए, कल्चर, कनेक्टिविटी, ये सब मुद्दे डिस्कस होंगे। कल ये मुंबई जाएंगे, जहां पर एक बिजनेस राउंड टेबल को एड्रेस करेंगे और उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। इनके साथ एक बड़ी बिजनेस डेलीगेशन भी आई है, तो वहाँ संभावना है कि कुछ बिजनेस टू बिजनेस डील्स भी हो सकती हैं। तो उस लिहाज से ये जो यात्रा है वो असेंशली इस जो रिलेशनशिप है इसको अगले लेवल तक कैसे लेके जाया जाए, बायलैटरल संबंधों की जहाँ तक बात है वो डिस्कस होगा। और दूसरा, क्योंकि रीजन में आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में, तो वो मुद्दा भी प्रखरता से आ सकता है, क्योंकि यूएई एक बड़ा प्लेयर है उस रीजन का। तो भारत का रवैया यही है कि सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हों और जो आगे जो बात है वो सफारत से, वो डिप्लोमेसी से, डायलॉग से हो, तो वो भी डिस्कस हो सकता है। जी, एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए, भारत की अमृतपाल डेवलपिंग कंट्री है, हमें डेवलप्ड कंट्री के तौर पर खुद को स्टैब्लिश करना है। ऐसे में जो खाड़ी के जो मुल्क हैं उनके साथ हमारे दोस्ताना संबंध रहे हैं और हम वहाँ से एनर्जी काफ़ी तादाद में इंपोर्ट करते रहे हैं। ऐसे में चाहे वो एलपीजी की बात करें या फिर एलएनजी की बात करें, क्या इस दौरे में इन तमाम क्षेत्रों पर बातचीत हो सकती है एनर्जी सिक्योरिटी? एनर्जी सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है भारत और यूएई के रिलेशनशिप का। आप एनर्जी की जब बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट जो एनर्जी सी लेन्स हैं वो वहां से पास करती हैं। जब आपने G20 पे IMEC की बात की थी, एसेंशियली एनर्जी उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था और एनर्जी बिल्कुल आज डिस्कस होगा और कैसे ये जो लिंकेजेस हैं, क्योंकि जीसीसी का इम्पोर्टेंट मेंबर है यूएई, तो आप जीसीसी सिर्फ यूएई बायलैटरली भी आपकी एक एनर्जी पार्टनरशिप है, पर क्योंकि जीसीसी में ये एक बड़ा रोल प्ले करते हैं तो उस लिहाज से भी इस मुद्दे पे बात होगी। जी अमृत, हम ये भी जानते हैं कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख दूं, 2022-23 में जो बायलैटरल ट्रेड था वो 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन अब दोनों देशों ने ये सहमति जताई है कि इसे हम बढ़ाकर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाएं। जी बिल्कुल, 2030 का टारगेट है 100 बिलियन डॉलर्स का। आपकी जैसे क्योंकि उनके पास एसेंशियली पैसा काफी है, आपके पास टैलेंट पूल है, तो आप जिस तरह की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड आपकी फोकस है सरकार का, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे और चाहेंगे कि इस तरह इससे फायदा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में आपकी बहुत इन्वेस्टमेंट की पॉसिबल का पोटेंशियल है, तो इस ट्रेड को खास करके न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज में कैसे आप बढ़ा पाएं और इसको भी, इस फिगर को भी सरपास कर पाएं, उस बारे में बातचीत होगी। समीक्षा होगी कि आपका जो ट्रेड है एक रोबस्ट रिलेशनशिप है, पर इसको अब और आगे कैसे लेके जाया जाए और शायद जो 100 बिलियन डॉलर का 2030 का टारगेट है वो रिवाइज भी हो सकता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, आपका ट्रेड पोटेंशियल काफी है। आप आपके एक्सपैट्रिएट्स हैं करीब 3.5 मिलियन, तो आपके एक्सपैट्रिएट्स ही हैं वहां पर, तो आप जो आपका फ्लो बैक ऑफ मनी काफी है। फिर दूसरी बात, आपने जो रुपए और एईडी में, उनकी करेंसी में ट्रेड करने की जो सहमति की है, तो आपकी फॉरेन करेंसीज पे जो डिपेंडेंस है उससे आप बाहर आते हैं। तो ये उस लिहाज से ये बूस्ट, ट्रेड को बूस्ट करने की कदम है और एरियाज और पोटेंशियल्स देखे जाएंगे कि किन किन क्षेत्रों में और बढ़ाया जा सकता है। आप अमृत जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, वेस्ट एशिया में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं जियोपॉलिटिकली, उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। ऐसे में क्राउन प्रिंस का इंडिया आना, क्या आपको लगता है कि एक मैसेज है कि किस तरह से, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश है?
देखिए, वैसे डायरेक्टली तो अभी इंडिया जिस तरह की मैं समझ रहा हूँ आप किधर इशारा कर रहे हैं, पर जिस तरह की जैसे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में देश ये मांग कर रहे हैं, ऐसा डायरेक्ट मीडिएशन का रोल या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर भारत का एक स्टेटेड स्टैंड रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, क्योंकि इन इश्यूज से इन पे मान लें ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, शिपिंग डिसरप्शंस, ये काफी होते हैं। तो यूएई क्योंकि एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है और भारत एक वॉइस ऑफ सैनिटी है, भारत एक बड़ी तादाद आवाम की या पॉपुलेशन की को लीड करता है, सिर्फ अपने ही नहीं ग्लोबल साउथ की। और यूएई को भारत के कहने पे G20 में इनको इनवाइट किया था, ब्रिक्स में इनकी मेंबरशिप की थी, याद करें आप, साउथ अफ्रीका में। तो ये जो लेवरेजेस हैं दोनों मुल्कों की, वो भारत यूज करना चाहेगा, तो उस संदर्भ में इस मुद्दे के बारे में बातचीत हो सकती है। अमृत, इंडियन डायस्पोरा लाखों की तादाद में गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। ऐसे में इस विजिट के बाद से जो रिलेशनशिप है, खासकर अगर मैं पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करूं, वो और भी स्ट्रेंथन होने की उम्मीद की जा सकती है? जी बिल्कुल, उसकी नेचर चेंज होने की बात हो रही है। पहले आप क्या करते थे, आप एसेंशियली वर्कर्स भेजते थे उनके मुल्क में, उनके पास पैसा था, आपके मजदूर जाते थे वहां पे काम करते थे, ब्रॉडली रिलेशनशिप ये था। पर जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुई, जैसे जैसे आपका टैलेंट पूल, आपका स्किल पूल बढ़ा, अब आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेशन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आ रही हैं, आपके इंजीनियर्स जा रहे हैं। पहले स्किल्ड वर्कर्स जाते थे, जिस तरह जैसे मान लें प्लम्बर्स जाते थे या इलेक्ट्रिशियंस जाते थे या ड्राइवर्स जाते थे। एसेंशली स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स की मांग ज्यादा थी। अभी भी वो मेजर कंपोनेंट है, पर अब आप क्योंकि रिलेशनशिप दोनों का चेंज हो रहा है, दोनों जैसे आपका एक टैलेंट पूल बढ़ रहा है, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा की है, तो अब आप जाके वहां पर कोऑपरेशन कर रहे हैं हाईली स्किल्ड लेबर की तरफ या मैन पावर की तरफ। तो वो उस को लेकर आज बिल्कुल बात होगी, और क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आप दोनों की इकोनॉमीज का, आपकी इकोनॉमी का, क्योंकि आपको वहां से पैसा आता है खाड़ी से, और वो एक बड़ा कंपोनेंट है, खास करके जैसे कुछ स्टेट्स हैं, केरला ले लें या उत्तर प्रदेश ले लें, इन स्टेट्स में काफी पैसा इनफ्लो होता है। और दूसरा, अब उनके लिए उनके पास क्योंकि लोग कम हैं, तो उनको हाई स्किल्ड मैन पावर की, ट्रेन्ड मैन पावर की जरूरत है, जो भारत इजीली प्रोवाइड कर सकता है। जी। ऐसे में जब हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास टैलेंट पूल है, लेकिन जो कफाला सिस्टम है उसकी वजह से भी हमारे इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं चोट पहुंच रहा है। नहीं, सवाल प्लीज दोबारा दोहराएं। कफाला सिस्टम वहां होने की वजह से जो इंडियन इंटरेस्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। जी वो है, और वो एक मुद्दा है, बिल्कुल आपने ठीक उठाया, और वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो दोनों साइड्स लगातार इस बारे में बात करते हैं। उसका रेजोल्यूशन क्योंकि एसेंशियली उनको करना है, तो पर इस बारे में भारत लगातार उनसे ये मुद्दा उठाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूएई के प्रिंस क्राउन्स इस वक्त पहुंचे हुए हैं भारत में, और लगातार उन दोनों ही नेताओं की जो मुलाकात है, जो बातचीत हो, वो इस वक्त हो रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, क्या कुछ निकल कर सामने आया सुप्रीम कोर्ट से, हम आपको बताएं। कोलकाता रेप मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 1 हफ्ते का और समय दिया है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। जी हां, सीबीआई को 1 हफ्ते के भीतर दाखिल करनी होगी नई स्टेटस रिपोर्ट। क्या कुछ इस स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको 1 हफ्ते का और वक्त देते हैं, आप नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें, इस पूरे मामले को लेकर तह तक जाएं, और क्या कुछ एक सेकंड, एक मिनट, क्या कुछ वो सारी चीज़ें हुई थी रेप और मर्डर केस में, उसको लेकर आप हमें नई स्टेटस रिपोर्ट दें। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 और हफ्ते का
वक्त दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त बने हुए हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा? सीबीआई को 1 हफ्ते का और मोहलत क्यों दी गई? असीम इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है और कोर्ट ने यही कहा कि इस वजह से हम ना तो पिछली किसी जांच के ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे और ना ही सीबीआई की जांच को लेकर के अभी आज स्टेटस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो उसको ऑर्डर में उसके बारे में कोई भी जानकारी कोर्ट की तरफ से दी गई। जो भी अब सीबीआई की नई स्टेटस रिपोर्ट होगी वो मंगलवार को कोर्ट उसको देखेगा। आज यहाँ पर कोर्ट को बताया गया बंगाल सरकार की तरफ से कि जो वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन पैदा हुई थी जिसके बाद सैकड़ों हजारों लोग जो अस्पताल के भीतर घुसे थे उसको लेकर के भी एक स्टेटस रिपोर्ट बंगाल सरकार ने दी है। इसके अलावा कोर्ट को ये बताया गया है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज वहाँ मौजूद थी वो सीबीआई को हैंड ओवर कर दी गई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो दे दिए गए हैं। कोर्ट ने कुछ और टाइम्स को लेकर के यहाँ पर सीबीआई से भी पूछा और बंगाल सरकार से भी जानकारी मांगी कि किस वक्त शिकायत मिली, जो प्रिंसिपल का घर है वो घटनास्थल से कितनी दूर था, उनको कितना वक्त लग सकता था घटनास्थल पर पहुंचने में, और जो स्टेटस रिपोर्ट हैं, जो 3 यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं, पहली बंगाल सरकार की रिपोर्ट है, दूसरी सीबीआई की है और तीसरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी दी गई है स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि हड़ताल के चलते वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर सीबीआई ने यह भी कहा कि उनको जो सब चीज़ें मुहैया कराई गई हैं उसके आधार पर तो जांच चल ही रही है, लेकिन एक अहम बात सीबीआई ने बोली कि हम दोबारा से जो सैंपल्स लिए गए थे घटनास्थल से उनको दोबारा एम्स सीएफएल को भेजा है और वहां से वो रिपोर्ट लेंगे, क्योंकि ये बहुत अहमियत रखता है कि क्राइम सीन पर जो सैंपल कलेक्शन था वो किसने किया, क्योंकि राज्य सरकार की जांच को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए हालांकि जो पिछली जो जांच हुई थी वो भी एक सेंट्रल एफएसएल लैब में हुई थी, लेकिन सीबीआई ने कहा कि हम दोबारा इसकी जांच करा रहे हैं और इसके चलते भी हो सकता है कि कुछ वक्त कोर्ट ने सीबीआई को देना उचित समझा कि अगली तारीख पर ये स्थिति और स्पष्ट होगी कि जो पिछली जो सीएफएसएल रिपोर्ट थी वो और अब जब एम्स से जो रिपोर्ट आएगी वो क्या दोनों एक हैं, क्या दोनों में कुछ फर्क है। विकास बहुत बहुत शुक्रिया। विकास बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा अपडेट है वो बता दें कि भारत और यूएई के बीच जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं उसकी शुरुआत हो गई है। ये उसके शॉर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता है वो हैदराबाद हाउस में इसकी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ यूएई के क्राउन प्रिंस दोनों मौजूद हैं और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच ये बातचीत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने कहा कि ये पहली आधिकारिक यात्रा पर क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में एक तरफ यूएई के प्रतिनिधिमंडल और दूसरी तरफ भारतीय प्रतिनिधिमंडल। दोनों ही देशों के बीच बहुत सारे अहम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, चाहे वो द्विपक्षीय निवेश की बात कर लें, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की बात कर लें, सांस्कृतिक सहयोग की बात कर लें, या फिर और जो दूसरे जो आर्थिक संबंध है उसकी बात कर लें। इन तमाम फिनटेक सहयोग भारत और यूएई के बीच में है, उस पर बातचीत हो सकती है। सामरिक सहयोग की बात कर लें। इन तमाम क्षेत्रों में बातचीत होने की उम्मीद की जा सकती है। और अब से कुछ देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोनों ही नेता संबोधित करेंगे तब हमें पता चल पाएगा कि किन किन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी समझौते हुए हैं। लेकिन इस वक्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, और जैसा कि हमने कहा कि दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत होते रहे हैं। बीते दिनों में डिजिटल भुगतान की बात कर ली जाए तो यूपीआई और AANI जो वहाँ की जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उन दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग की सुविधा प्रदान की गई थी, जिससे कि भारत और यूएई के बीच सीमा पार लेन देन की निर्बाध सुविधा हासिल हो सकेगी और वित्तीय जो कनेक्टिविटी और सहयोग वो काफ़ी मजबूत हो पाएगा। हमारे यहाँ का जो घरेलू डेबिट कार्ड है रुपे और वहाँ का जयवान उसको भी इंटरलिंक करने की बात हुई थी। इस पर भी क्या कुछ बात आगे बढ़ी, इस पर भी बातचीत हो सकती है। निवेश की जब बात आती है तो भारत और यूएई के बीच में 2022-23 की बात कर ली जाए तो चौथा सबसे बड़ा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इसी देश से यानी कि यूएई से आया था और इसने भारत के जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र है उसमें 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल लगातार बने हुए। अमृतपाल, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, जो निवेश है, चूंकि हम जानते हैं कि भारत की जो अभी स्थिति है उसमें निवेश बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तमाम देश कर रहे हैं। चौथा सबसे बड़ा एफडीआई अगर इन्फ्लो कहीं से आ रहा है तो वो यूएई से आ रहा है। जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा आपका जो कॉमन इंटरेस्ट है
क्योंकि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जिस तरह की आप डेवलपमेंट इन्विजन कर रहे हैं, आपको उसके लिए एक निवेश चाहिए, आपको एक पैसा चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। और उनके लिहाज से क्योंकि वो इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन पाते हैं और इससे म्यूचुअली बेनिफिट कर पाते हैं। तो निवेश एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप का, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, हार्डकोर जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में। तो ये एक आपकी एविएशन सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो निवेश एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आज जब दोनों देशों की बात हो रही है, डेलीगेशन लेवल टॉक्स जब हुई और पहले 1-on-1 टॉक्स हुई, तो उसमें ये मुद्दा अहम रहा डिस्कशन के लिए कि कैसे इसका स्कोप बढ़ाया जा पाए और एग्जिस्टिंग जो एरियाज हैं उससे अलग होकर और जो नई अपॉर्चुनिटीज, न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज हैं, उसमें कैसे इसको एक्सपैंड किया जाए। ये दोनों देशों में आज ये बात हुई। जी अमृत, हमने देखा कि पिछले विजिट में भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। मुझे लगता है कि आज भी इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसकी वजह से जो हमारे जो इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री है या फिर जो मांस हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे जुड़े जो लोग हैं वो काफ़ी अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करने का काम यूएई की तरफ से किया जाएगा? देखिए, जहां तक टैरिफ्स की बात है वो बहुत चेंज हुआ है सिनेरियो पहले से। जैसे उनकी इकोनॉमी स्लोली ओपन अप हो रही है और उन्होंने अपने जो ये बैरियर्स हैं उनको काफी हद तक कम किया है। भारत की जो कंपनीज हैं वो क्योंकि एक्सपैंड करना चाहती हैं, वो ये कहती हैं क्योंकि आप बहुत हाई लेवल एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो वो चाहती हैं कि उनकी मार्केट्स को आप एक्सेस बढ़ाएं। तो और जिन एरियाज में उन्होंने टैरिफ बैरियर्स लगा रखे हैं वो आप कम करें। तो ये दोनों देशों की लगातार इस बारे में बात होती रहती है और आज भी जब ये दोनों देशों के लीडर्स मिल रहे हैं, डेलीगेशंस मिल रही हैं, आज तो खैर सरकारी डेलीगेशंस मिल रही हैं, तो वो ये मुद्दा मुज़ाकरात में अहम है आज की डेट में। जी एक और अमृत, चूंकि आप इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते और समझते हैं, चाइना +1 स्ट्रेटजी की जब बात आती है तो तमाम देश अब पोस्ट कोविड ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया है, सिनेरियो जिसमें क्या वो चाह रहे हैं कंपनियां कि मैं चीन के अलावा बाकी जो इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशंस हैं वहां जाएं और वहां निवेश करें। चूंकि हम निवेश को लेकर बातचीत कर रहे हैं, आपको लगता है कि चाइना +1 में भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन खुद को साबित कर सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यूएई की तरफ से? चाइना के बाद आप सबसे बड़ी इकोनॉमी है एशिया की। आप अगर मतलब इन्वेस्टमेंट के या ग्रोथ के हिसाब से देखें, ठीक है जापान एक बड़ी इकोनॉमी है, पर आप एक बड़ी इकोनॉमी है। दूसरी बात, आपका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी है। आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आपका जो स्केल है वो मेरा ख्याल है कि चाइना के बाद आप ही का स्केल है, ये उस तरह की मैचिंग आप ही कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडेबली आप एक पोटेंशियल पार्टनर हैं और आप एक नेचुरल पार्टनर हैं जिसमें वो निवेश करना चाहेंगे, क्योंकि और दूसरा उनको ये एक जिस तरह की उनको दिखता है कि जिस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिस तरह का एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जिस तरह का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंसिस्टेंटली आप देख रहे हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में जिस जो ग्रोथ का रेट है, तो अब चाइना का स्लो डाउन हुआ है, तो वो बिल्कुल अपनी बास्केट को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।